प्रिंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्धों का एक बहुत ही गहन और परीक्षा केंद्रित विश्लेषण करने वाले हैं, जो खासकर यूपीएससी और सीएसई की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इतिहास को सिर्फ तारीखों का एक उबाऊ पुलिंदा मानना एक बहुत बड़ी भूल है। अगर हम इसका सही से अध्ययन करें तो ये सत्ता संघर्ष और रणनीतिक बदलाव की जीती जागती कहानियां हैं। हाँ, बिल्कुल। और इसीलिए आज हम इन युद्धों को मुख्य रूप से 3 युगों में बांटकर समझेंगे, ताकि एग्जाम के नजरिए से कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह क्लियर हो जाएं। सही कहा आपने। पहला है प्राचीन काल, जहां मुख्य फोकस नए क्षेत्रों की खोज और साम्राज्य के विस्तार पर था। दूसरा है मध्यकालीन भारत, जहां बाहरी आक्रमण हुए। बाहरी आक्रमण और सत्ता का एक भीषण संघर्ष। और तीसरा युग है आधुनिक भारत, जहां एक तरफ औपनिवेशिक शासन यानी कॉलोनियल रूल अपनी जड़ें जमा रहा था, तो दूसरी तरफ उसके खिलाफ एक बहुत ही कड़ा प्रतिरोध भी जन्म ले रहा था। तो चलिए सबसे पहले समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और प्राचीन भारत की ओर चलते हैं। ये वो दौर था जब समाज छोटे छोटे कबीलों से निकलकर विशाल साम्राज्यों की शक्ल ले रहा था। एकदम सही। और इसमें 14वीं सदी ईसा पूर्व के दशराजन युद्ध यानी 10 राजाओं के युद्ध का जिक्र सबसे ज्यादा रोमांचित करता है। रवि नदी, जिसे उस समय परुष्णी नदी कहा जाता था, उसके तट पर राजा सुदास ने 10 कबीलों के एक बड़े संघ को हरा दिया था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सिर्फ एक आम जीत नहीं थी, यही वो बिंदु था जहां से कुरु साम्राज्य की मजबूत नींव पड़ी थी। मतलब छोटे कबीलों का एक बड़े साम्राज्य में बदलना यहीं से शुरू हुआ। बिल्कुल। इस घटना के पीछे की राजनैतिक संरचना में आ रहा बदलाव सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। सत्ता उस समय जनपदों से निकलकर साम्राज्यों में बदल रही थी। और अगर साम्राज्य विस्तार की थोड़ी और आगे की बात करें तो 305 से 303 ईसा पूर्व के बीच चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुआ युद्ध जियोपॉलिटिक्स की एक मास्टर क्लास है। हाँ, इस युद्ध का नतीजा केवल मौर्य साम्राज्य का अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक विस्तार नहीं था। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैवाहिक गठबंधन भी शामिल था। और वो 500 हाथियों का मशहूर उपहार भी जो सेल्यूकस को दिया गया था। सही पॉइंट पकड़ा। कूटनीति और युद्ध का ये मिश्रण यूपीएससी के परिदृश्य से बहुत अहम है। वैसे अगर हम उत्तर भारत से नजर हटाकर दक्षिण भारत की राजनीति को देखें तो वहां भी उथल पुथल कुछ कम नहीं थी। हाँ, 618 से 619 ईस्वी के पुलल्लूर के युद्ध का विश्लेषण इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है, जहां चालुक्य वंश के महान शासक पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम को करारी शिकस्त दी थी। पल्लव राजधानी कांचीपुरम के करीब लड़े गए इस युद्ध ने दक्षिण में पल्लवों के वर्चस्व को गहरा धक्का पहुंचाया था और चालुक्य शक्ति का डंका बजा दिया। देखिए, परीक्षाओं में क्षेत्रीय शक्तियों के इस तरह के टकराव पर अक्सर सवाल बनते हैं, क्योंकि ये पूरे उपमहाद्वीप के शक्ति संतुलन को प्रभावित करते थे। अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही वैचारिक मोड़ लेती है। इतिहास में कई युद्ध ऐसे हुए हैं जिन्होंने सिर्फ नक्शे नहीं बदले, बल्कि इंसानी सोच को भी बदल दिया। आपका इशारा 326 ईसा पूर्व के हाइडास्पीज यानी झेलम के युद्ध की तरफ है। हाँ, झेलम नदी के तट पर सिकंदर और राजा पोरस की सेनाएं आमने सामने थी। सिकंदर की सेना भले ही जीत गई, लेकिन इस युद्ध ने उनका मनोबल पूरी तरह तोड़ दिया था। जी, पोरस के हाथियों और उनके अदम्य साहस ने मैसेडोनियन सेना के अंदर एक ऐसा खौफ पैदा किया कि उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। मतलब मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये एक जीत में छिपी हुई हार थी। एकदम सही कहा। लेकिन अगर इस वैचारिक बदलाव को इतिहास के एक और सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट के साथ रखकर देखा जाए तो तस्वीर और भी गहरी हो जाती है। कलिंगा युद्ध की बात कर रही हैं आप? हाँ, 261 ईसा पूर्व का कलिंगा युद्ध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कलिंगा साम्राज्य के खिलाफ सम्राट अशोक की जीत सैन्य दृष्टि से तो बेहद विशाल थी, लेकिन दया नदी के लाल होते पानी और उस खून खराबे ने अशोक की मानसिकता को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। और यही वो ऐतिहासिक पल था जहां एक विजेता ने अपनी जीत के तुरंत बाद हथियार डाल दिए और बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसे परीक्षा के दृष्टिकोण से भैरी घोषा से धमक घोषा के सफर के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी युद्ध के नगाड़ों की आवाज जो भेरी घोषा है, उसकी जगह अब शांति और धर्म के मार्ग यानी धम्मा घोषा ने ले ली थी। बिल्कुल। दुनिया के इतिहास में शायद ही ऐसी कोई दूसरी घटना हो जहां एक शक्तिशाली सम्राट अपनी सबसे बड़ी सैन्य विजय के तुरंत बाद विस्तारवादी नीति को हमेशा के लिए त्याग देता है। ये विजय बनाम धम्मा का सबसे बड़ा वैचारिक संघर्ष था। जी, लेकिन कलिंगा की इस शांति के बाद
हम सीधे मध्यकालीन भारत के उस भीषण सत्ता संघर्ष पर आते हैं जहां दिल्ली का सिंहासन सबसे बड़ा पुरस्कार था। 1191 ईस्वी का तराइन का प्रथम युद्ध, जी जहां पृथ्वीराज चौहान ने राजपूत सेना के पारंपरिक शौर्य के साथ मोहम्मद घोरी को हराया था। पर वहां घोरी को जिंदा छोड़ने का जो नीतिगत निर्णय लिया गया उसने आगे चलकर पूरा इतिहास बदल दिया। हाँ, क्योंकि 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में घोरी ने वापसी की और इस बार घुड़सवार तीरंदाजों यानी माउंटेड आर्चर्स की एक नई रणनीति के साथ, जिसने राजपूतों के फ्रंटल असॉल्ट को पूरी तरह नाकाम कर दिया। ये सैन्य रणनीति में आए एक बड़े बदलाव का गवाह था और 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध इसकी अगली कड़ी बना, जहां मोहम्मद घोरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराकर एक बात पूरी तरह तय कर दी थी कि उत्तर भारत में अब मुस्लिम शासन एक मजबूत स्थिति में आ गया है। दिल्ली अचानक से एक स्थायी राजधानी बनने की राह पर थी और इसी दिल्ली के सिंहासन पर आगे चलकर एक ऐसे साम्राज्य की नींव पड़ी जिसने लंबे समय तक राज किया, मुगल साम्राज्य। पर यहाँ मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल आता है। बाबर जैसे एक बाहरी आक्रमणकारी, जिसकी सेना इब्राहिम लोदी के मुकाबले बहुत छोटी थी, वो 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में जीत कैसे गया? बाबर की जीत असल में एक टैक्टिकल मास्टर क्लास थी। उसने तुलुगमा यानी सेना को फ्लैंक करने की रणनीति का इस्तेमाल किया। फ्लैंक करना मतलब सामने से नहीं बल्कि साइड से घेर कर हमला करना। एग्जैक्टली। और इसके साथ ही उसने अराबा तकनीक का इस्तेमाल किया, यानी बैलगाड़ियों को एक साथ बांधकर उसके पीछे आर्टिलरी मतलब तोपखाने को रखना। ये तकनीक भारत के लिए बिल्कुल नई थी। और गन पाउडर की आवाज ने लोदी के हाथियों को ही उसकी सेना के खिलाफ भड़का दिया था। हाँ, हालांकि मुगल वंश की स्थापना तो हो गई, लेकिन भारत में टिके रहने के लिए क्षेत्रीय शक्तियों को हराना जरूरी था। इसीलिए 1527 का खानवा का युद्ध बहुत निर्णायक माना जाता है। राणा संगा के खिलाफ? वो तो लोदी से कहीं बड़ा खतरा थे। बिल्कुल थे। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा देकर अपनी हताश सेना में जान फूंकी थी। और फिर इस स्टेप बाय स्टेप साम्राज्य निर्माण की तीसरी कड़ी थी 1528 का चंदेरी का युद्ध, जहां मेदिनी राय तो हराकर मध्य भारत में मुगल शक्ति पूरी तरह सुदृढ़ हो गई। ये एम्पायर बिल्डिंग का एक बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच लगता है। जी, लेकिन देखिए, कड़े प्रतिरोध के बिना कोई भी कहानी पूरी नहीं होती। जैसे 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध, अकबर और हेमू का सामना। हेमू दिल्ली पर कब्जा कर चुका था और जीत के बिल्कुल करीब था, तभी एक तीर उसकी आंख में लगा और पूरी बाजी पलट गई। और उसके कुछ साल बाद 1576 में वह प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध सामने आता है, महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच। मुगलों की औपचारिक जीत जरूर हुई थी, लेकिन असल जीत उस रणनीति की थी जिसने मुगलों की नींद उड़ा दी थी। वह रणनीति थी छापामार युद्ध, यानी गरिला वॉरफेयर। अरावली की भौगोलिक स्थितियों का फायदा उठाते हुए भील तीरंदाजों और महाराणा प्रताप ने आमने सामने की जंग के बजाय मुगल सप्लाई लाइंस पर हमला किया। पहाड़ी इलाकों में अचानक हमला करके गायब हो जाना, इस तकनीक ने मुगलों को कभी चैन से बैठने नहीं दिया। यह राजपूताना के स्वाभिमान का बेजोड़ उदाहरण था। लेकिन ठीक उसी दौरान दक्षिण भारत में जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा भूकंप आ रहा था। 1565 का तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध साउथ इंडिया का मैप बदलने वाली घटना थी। विजयनगरा साम्राज्य, जो उस समय सबसे समृद्ध था, वह अचानक से ढेर हो गया। ऐसा कैसे हुआ? इसके पीछे कूटनीतिक विफलता और विश्वासघात दोनों शामिल थे। विजयनगरा के प्रधानमंत्री आलिया रामाराया की राजनीति ने दक्कन की मुस्लिम सुल्तानों को एकजुट होने पर मजबूर कर दिया, जैसे बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर और बिदर। हाँ, और तालीकोटा के मैदान में जब युद्ध शुरू हुआ तो विजयनगरा की सेना जीत रही थी, लेकिन ऐन मौके पर उनकी सेना में शामिल गिलानी भाइयों ने पाला बदल लिया और पीछे से हमला कर दिया। इस गद्दारी ने हम्पी जैसे महान शहर को राख में मिला दिया और दक्षिण में हिंदू शासन के एक बड़े युग का अंत कर दिया। सत्ता के इन तमाम उतार चढ़ावों के बीच पानीपत एक ऐसी जगह लगती है जो इतिहास का सबसे बड़ा कर्स्ड रियल एस्टेट बन चुकी थी। वैसे ये पॉइंट बहुत दिलचस्प है। अगर हम पानीपत की इन 3 लड़ाइयों का एक तुलनात्मक अध्ययन करें तो 1526 ने मुगलों को एंट्री दी और 1556 ने अकबर के जरिए उनकी सत्ता को वापस जिंदा किया। लेकिन 1761 का तीसरा युद्ध बाकी दोनों से पूरी तरह अलग नतीजा लेकर आया। मराठा सेना और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? एक बहुत ही गहरा निष्कर्ष।
इस तीसरे युद्ध ने ये तय नहीं किया कि भारत पर कौन राज करेगा, बल्कि इसने ये तय किया कि भारत पर कौन राज नहीं करेगा। एक तरह से वहां एक बड़ा पावर वैक्यूम यानी एक खालीपन पैदा हो गया था। पूर्ण रूप से मराठे उस समय भारत की सबसे बड़ी क्षेत्रीय शक्ति थी, लेकिन पानीपत के मैदान में जब उनकी सप्लाई लाइंस कट गईं और उन्हें भूखे पेट लड़ना पड़ा तो उनकी शक्ति को भारी नुकसान पहुंचा। और इस खालीपन ने एक तीसरी ताकत के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए, जो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बिल्कुल। मैराथन के उस हार ने अंग्रेजों के लिए आगे का रास्ता पूरी तरह से साफ कर दिया था, और यहीं से आधुनिक भारत की कहानी शुरू होती है, जहां एक व्यापारी कंपनी धीरे धीरे एक विशाल देश की मालिक बन बैठी। इसमें सबसे बड़ा रोल था 1757 के प्लासी के युद्ध का। हालांकि देखा जाए तो ये कोई युद्ध था ही नहीं, ये कॉर्पोरेट बायआउट या एक ट्रांजैक्शन जैसा था। हाँ, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने हथियारों से ज्यादा रिश्वत और षड्यंत्र का इस्तेमाल किया। मीर जाफर, उमी चंद और जगत सेठ की गद्दारी ने नवाब सिराजुद्दौला को बिना लड़े ही हरा दिया, और बंगाल का खजाना अंग्रेजों के हाथ लग गया। प्लासी ने उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत जरूर किया, लेकिन उनकी सैन्य सर्वोच्चता साबित हुई 1760 के वांडी वॉश के युद्ध में, जहां उन्होंने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से हराकर बाहर कर दिया। लेकिन भारत पर उनकी असली पकड़ 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद आई है ना? जी, बक्सर प्लासी से इस मायने में बड़ा था क्योंकि वहां धोखा नहीं बल्कि सीधी टक्कर थी, और वो टक्कर किसी एक नवाब से नहीं बल्कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और बंगाल के मीर कासिम की संयुक्त सेना से थी। इस संयुक्त सेना को हराने के बाद अंग्रेजों को जो दीवानी अधिकार मिले, उसने पूरा सिस्टम ही बदल दिया। एक व्यापारी कंपनी टैक्स कलेक्टर कैसे बन गई? दीवानी अधिकार का मतलब था बंगाल, बिहार और ओडिशा के राजस्व यानी टैक्स वसूलने का कानूनी अधिकार। जो कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए रियायतें मांग रही थी, अचानक से वह भारत की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने लगी। और यहीं से ड्यूअल गवर्नमेंट यानी द्वैध शासन की शुरुआत हुई। पावर अंग्रेजों के पास थी और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी नवाब के पास। हाँ, अब उन्हें भारत से खरीदने के लिए बाहर से पैसा लाने की जरूरत नहीं थी। भारत के पैसे से ही भारत का सामान खरीदा जाने लगा था। लेकिन बंगाल हथियाने के बाद भी रास्ता इतना आसान नहीं था। क्षेत्रीय शक्तियों ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी, जैसे मैसूर और मराठों का प्रतिरोध। 1767 से 1799 तक 4 मैसूर युद्ध लड़े गए। हैदर अली और टिप्पू सुल्तान ने अंग्रेजों को लोहे के चने चबवा दिए थे। टीपू सुल्तान द्वारा इस्तेमाल किए गए मैसूरियन रॉकेट्स ने तो ब्रिटिश सेना के अंदर एक भारी खौफ पैदा कर दिया था। पर कूटनीति और क्षेत्रीय अलगाव का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने 1799 में मैसूर का पतन कर दिया, और यही कूटनीति मराठों के खिलाफ भी देखी गई। 1775 से 1818 के बीच चले मराठा युद्धों में पेशवा, सिंधिया और होलकर आपस में ही उलझे हुए थे, जिसका अंग्रेजों ने पूरा फायदा उठाया। हालांकि 1779 के कोल्हापुर के युद्ध जैसे टकरावों ने मराठा प्रतिरोध को जिंदा रखा, लेकिन अंततः सभी क्षेत्रीय शक्तियों का विघटन हो गया। राजाओं और क्षेत्रीय शक्तियों को तो दबा दिया गया। लेकिन अगला चैप्टर आम जनता और सिपाहियों के उस आक्रोश का है, जो 1857 की क्रांति के रूप में एक ज्वालामुखी बनकर फूटा। चर्बी वाले कारतूस तो बस एक चिंगारी थी, असली बारूद तो 100 साल के आर्थिक शोषण, सामाजिक हस्तक्षेप और बेदखल किए गए जमींदारों के गुस्से से बना था। इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का असर इतना व्यापक था कि इसने दिल्ली से लेकर मध्य भारत तक ब्रिटिश प्रशासन को हिलाकर रख दिया। और इसका सबसे बड़ा नीतिगत नतीजा ये निकला कि कंपनी राज का हमेशा के लिए अंत हो गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के शासन के अधीन आ गया। 1857 की क्रांति सैन्य दृष्टि से भले ही फेल हो गई हो, लेकिन उसने भारतीयों के बीच राष्ट्रवाद की मजबूत नींव रख दी। आजादी की उस लंबी लड़ाई में आगे बढ़ते हुए एक और युद्ध का जिक्र आता है जो आधुनिक भारत की किस्मत बदल सकता था। 1944 में लड़ा गया कोहिमा का युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर, जहां ब्रिटिश भारतीय सेना ने जापानी शाही सेना का सामना किया था। इसे पूरब का स्टालिनग्राड भी कहा जाता है। जिस तरह स्टालिनग्राड में हिटलर की आर्मी को रोका गया था, ठीक उसी तरह कोहिमा की उन दुर्गम पहाड़ियों पर हाथापाई की लड़ाई में जापानी सेना को रोका गया। अगर जापानी उस दिन कोहिमा क्रॉस कर लेते तो वो सीधे असम और बंगाल में घुस जाते। इस जीत ने दक्षिण पूर्वी एशिया में मित्र देशों के पक्ष में युद्ध का रुख पूरी तरह मोड़ दिया। बिल्कुल। इन तमाम गहरे विश्लेषणों के बाद
परीक्षा भवन के नक्शे कदम पर चलते हुए एक क्विक रिवीजन करना काफी लाभदायक होगा। प्राचीन काल में 326 ईसा पूर्व हाइडस पीस और 261 ईसा पूर्व कलिंगा युद्ध। मध्यकालीन भारत में 1191 और 1192 के तराइन युद्ध, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध और 1565 का तालीकोटा। आधुनिक भारत में 1757 का प्लासी, 1764 का बक्सर और आखिर में 1944 का कोहिमा युद्ध। इसके अलावा एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तथ्य भी है। प्राचीन काल में भारत को भरतवर्षा, आर्यावर्ता और जम्बू द्वीपा के नाम से भी जाना जाता था। रिवीजन के इस बेहतरीन ढांचे के साथ यूपीएससी के परिदृश्य से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले ट्रेंड पर ध्यान देना जरूरी है। इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण कालखंड आधुनिक भारत और विशेषकर 1857 की क्रांति है, क्योंकि इसने राष्ट्रवाद के बीज बोए थे।